दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ माशूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं कजाकिस्तान के बारे में। अब मेरे हिसाब से आप में से बहुत लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि भैया कल ही तो अपन लोगों ने कजाकिस्तान के ऊपर बात की थी, तो फिर आज वापस से ये कड़ी चावल बनाने की कहाँ जरूरत आ गई। तो दोस्तों सच कहूँ तो एक्चुअली में आज फिर से कड़ी चावल बनाने की जरूरत थी, क्योंकि कल सुबह कजाकिस्तान वाला वीडियो पब्लिश करने के बाद मैं सोया और सोने के बाद उठा और उठने के बाद मैं अपने घर की गैलरी में गया, जहां मेरी नज़र मेरे घर से थोड़े से दूर मौजूद एक खाली प्लाट पे बनी हुई एक टूटी फूटी दीवार के ऊपर गई। और उस टूटी फूटी दीवार को देख के मुझे बर्लिन वॉल की याद आई। जी हाँ, वही बर्लिन वॉल जो कि साल 1990 में ना सिर्फ टूटी बल्कि लिटरली सोवियत यूनियन के पतन का कारण बनी। बट जिस वक्त जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के अंदर उस बर्लिन वॉल को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त रशिया के आज के जो प्रेसिडेंट है बोले तो व्लादिमीर पुतिन, वो रशिया की खुफिया एजेंसी बोले तो केजीबी के एजेंट के तौर पे वहीं बर्लिन में ही मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने दीवार को टूटते हुए देख रहे थे। अब यहाँ आप लोगों को ये महत्वपूर्ण बात भी पता होना चाहिए कि सोवियत यूनियन के बनने से लेकर सोवियत यूनियन के ढहने तक वो तमाम इलाके जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पे हमेशा से ही ना सिर्फ सोवियत आर्मी की प्रेजेंस मौजूद थी बल्कि उन इलाकों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम खड़ी ना हो, ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोवियत आर्मी की ही हुआ करती थी। बट साल 1990 में जब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के अंदर बर्लिन वॉल को गिराया गया, उसके थोड़े ही दिन पहले रशिया के उस वक्त के मौजूदा प्रेसिडेंट बोले तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन की दिन ब दिन खराब हो रही आर्थिक स्थिति की वजह से ये फैसला लिया कि अब आगे से अगर ईस्ट जर्मनी के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सोवियत यूनियन उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वहां पे अपनी आर्मी को नहीं भेजेगा। इतना ही नहीं, यहाँ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि जब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में मौजूद बर्लिन वॉल पुतिन की आंखों के सामने गिर रही थी, तो उस वक्त पुतिन बर्लिन से मॉस्को लगातार फोन लगा के रशियन गवर्नमेंट से ईस्ट जर्मनी के अंदर रशिया के और ट्रूप्स को भेजने की डिमांड कर रहे थे। बट क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने इस टाइप के सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इस वजह से उस वक्त पुतिन की उस रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और ईस्ट जर्मनी में बिगड़ते हालातों को काबू करने के लिए सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया। और अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो उस वक्त ईस्ट जर्मनी के अंदर सोवियत आर्मी को ना भेजने का मिखाइल गोर्बाचेव का वो फैसला लिटरली बर्लिन वॉल के गिरने का कारण बना। इनफैक्ट अगर आप लोग रशिया में जाएंगे तो लगभग 99% पेट्रियोटिक रशियंस आप लोगों को मिखाइल गोर्बाचेव को गाली देते हुए नजर आएंगे। सो ये वो पूरी कहानी है जिसकी वजह से आज सुबह अचानक से मेरे माइंड में ये कजाकिस्तान वाले कांड को लेके एक अलग ही एंगल क्लिक हुआ और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये एंगल भी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। लेकिन हम लोग इस एंगल के ऊपर बात करें उससे पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चाहे कहीं कितना भी अनरेस्ट चल रहा हो, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना। और आपका इन्वेस्टमेंट तभी सिक्योर होगा जब वो एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम में किया गया हो। और अगर हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो अमेरिका से ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लोगों को कहाँ मिलेगी। भाई पूरी दुनिया में ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट कर रही है बल्कि हम खुद दुनिया भर की अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं। तो क्यों ना इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए इन कंपनी को होने वाले प्रॉफिट से थोड़ा फायदा उठाया जाए। और अगर आप लोग अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की तारीख में भारत के अंदर IND मनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पूरी तरीके से भारतीय है, सेकंड सिक्योरिटी टॉप नॉच है, थर्ड डेटा के ऊपर पूरी तरीके से आपका कंट्रोल है, फोर्थ ऐप बहुत इजी टू यूज है, फिफ्थ अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट का मेंटेनेंस करने की फीस 0 है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने बोले तो स्टॉक्स को बाय करने या सेल करने के ऊपर ये लोग ब्रोकरेज के नाम पे आप लोगों से एक ढेला भी नहीं लेते, बोले तो ब्रोकरेज भी एकदम 0 है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट आप लोगों को इसी ऐप के ऊपर मिलेगा। तो देर किस बात की, अमेजन, फेसबुक, टेस्ला, गूगल, याहू और एप्पल जैसी टॉप नॉच अमेरिकन कंपनीज में IND मनी ऐप की मदद से अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योरली डाइवर्सिफाई भी करिए और इन कंपनीज को होने वाले अच्छे खासे मुनाफे का थोड़ा सा फायदा भी उठाइए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, एक बार IND मनी ऐप को डाउनलोड करके
जरूर देखिएगा। और हाँ, क्योंकि नए साल की शुरुआत है, इस वजह से अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके इस GJH एप्पल कूपन कोड के साथ में US मार्केट के लिए अपना फ्री अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप लोगों को एप्पल के शेयर्स का एक हिस्सा वेलकम बोनस के तौर पे भी दिया जाए। तो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं ये कजाकिस्तान वाले कांड के अंदर बनने वाले नए और अलग एंगल के बारे में। क्योंकि कल के वीडियो में जब हम लोगों ने कजाकिस्तान के बारे में बातचीत की तो उस बातचीत में कजाकिस्तान के बारे में मोटी मोटी 5-6 बातें निकल के सामने आई। एक तो ये कि भैया कजाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण देश है। सेकेंड, कजाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार होने के बावजूद भी कजाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कोई इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। थर्ड, कजाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा करप्ट है। फोर्थ, कजाकिस्तान के जो एक्स प्रेसिडेंट है आज भी कजाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर उनकी पकड़ वैसे ही बनी हुई है जैसे कि जब वो प्रेसिडेंट थे तब हुआ करती थी। फिफ्थ, कजाकिस्तान जो है वो रशिया के लिए सचमुच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से कजाकिस्तान के अंदर हालातों को ठीक करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि कजाकिस्तान के अंदर हालातों को काबू में लाने के लिए रशिया ने कजाकिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स को भेजा। और ये वाला जो पॉइंट है, एक्चुअली में इसी पॉइंट के ऊपर ये नया एंगल एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाता है। क्योंकि क्या सचमुच में कजाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं इस वजह से रशिया ने अपने ट्रूप्स को कजाकिस्तान भेजा, या फिर पुतिन रशियन ट्रूप्स को कजाकिस्तान भेजना चाहते थे, इस वजह से कजाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन होना शुरू हुए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को वो जो बर्लिन वॉल वाली कहानी सुनाई, उस पूरे के पूरे घटनाक्रम से पुतिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये सीखी कि अगर आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके लोग मौके पे मौजूद हो। भाई अगर सोवियत यूनियन ईस्ट जर्मनी के अंदर उस वक्त भी अपनी आर्मी को भेज देता तो ना तो बर्लिन की वो दीवार गिरती और ना ही वो पूरा का पूरा घटनाक्रम सोवियत यूनियन के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता। उस पूरे के पूरे घटनाक्रम से एटलीस्ट पुतिन ने तो यही मैसेज लिया कि अगर रशिया को एक बार फिर से सुपर पावर बनना है तो चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो चीजें तभी कंट्रोल हो पाएगी जब रशिया की आर्मी वहां पे मौजूद हो। और अगर हम लोग पुतिन के रशिया का प्रेसिडेंट बनने के बाद से लेके अब तक की कहानी को देखें तो पिछले तकरीबन 20 सालों में रशिया ने जितनी भी जगह अपने ट्रूप्स को सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भेजा, वो ट्रूप्स वहां गए तो सही लेकिन आज तक वापस नहीं आए। मतलब मरे वरे नहीं है, वहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग सीरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। सीरिया वॉर में रशिया ने जो ट्रूप्स भेजे वो आज भी वहीं पे है। भले ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स विड्रॉल कर लिए हों लेकिन रशियन ट्रूप्स अभी भी सीरिया में ही है। हम लोग अर्मेनिया और अजरबैजान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाल ही में इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो वॉर हुई वो अगर रशिया चाहता तो नहीं होती, बट उस वॉर का कंक्लूजन क्या निकला, रशिया के पीस कीपिंग ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय हो गए। हम लोग अगर यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन में भी रशिया ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं। बेलारूस के अंदर रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं। जॉर्जिया, जहाँ के 2 इलाके जॉर्जिया से अलग होने की बात कर रहे थे, वहां पे भी रशिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय किए थे। लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो गए, आज भी वो लोग वही हैं, वहां से वापस नहीं लौटे। अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद तजाकिस्तान के अंदर रशिया ने अपने मिलिट्री बेस को एक्टिवेट करते हुए अपने ट्रूप्स को तजाकिस्तान भेजा। वो ट्रूप्स भी अब तजाकिस्तान में ही हैं। और अब आई है ये कजाकिस्तान की बारी, जहां रशिया ने एक बार फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने तकरीबन 2500 ट्रूप्स को भेजा है और हो सकता है ये ट्रूप्स वापस रशिया ना लौटे। मैं श्योर नहीं हूं, बट अगर हम लोग इस वे में चीजों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते हुए वो तमाम इलाके जो कि किसी जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे वहां पे इनडायरेक्टली रशियन ट्रूप्स को ना सिर्फ डिप्लॉय कर रहे हैं बल्कि इन तमाम जगहों पे अपनी पकड़ को मजबूत भी कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि भैया कजाकिस्तान तो ऑलरेडी रशिया का एक क्लोज एलाय है और कजाकिस्तान के जो एक्स प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रशिया और कजाकिस्तान के रिश्तों की गर्माहट को हमेशा बनाए रखा। तो फिर कजाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वहां पे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की जरूरत रशिया को क्यों लगी? बोले तो पुतिन का ये जो रशियन ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट वाला खेल चल रहा है इसमें कजाकिस्तान को इंक्लूड क्यों किया? तो दोस्तों यहाँ पे ये बात 100% सच है कि भैया कजाकिस्तान और रशिया के संबंध आज भी ना सिर्फ गहरे हैं बल्कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी गैस को
यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए रशियन पाइपलाइंस का ही यूज करती है और रशिया का जो पूरा का पूरा स्पेस प्रोग्राम है वो आज भी कजाकिस्तान में ही बेस्ड है। बट यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखें तो बेशक कजाकिस्तान और रशिया के संबंध आज भी उतने ही गहरे हों जितने के पहले हुआ करते थे, बट कजाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है ये कहीं न कहीं इकोनॉमिकली खुद को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कजाकिस्तान ने पीस को लेके नेटो के पार्टनरशिप प्रोग्राम को न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि नेटो के ट्रूप्स को अपने यहाँ होस्ट करने के साथ साथ यूरोप और चाइना से इंडिपेंडेंटली एनर्जी सेक्टर को लेके कुछ इकोनॉमिक डील्स भी की है। हाँ बेशक आज की तारीख में भी अमेरिका और कजाकिस्तान के संबंध एकदम मामूली हैं और रशिया और कजाकिस्तान के जो संबंध है वो कजाकिस्तान की इस लीडरशिप की वजह से आज भी बहुत ज्यादा गहरे हैं। बट यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि पिछले तकरीबन 10 सालों से लगातार कजाकिस्तान के अंदर कजाकिस्तान के इस पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठ रही है बल्कि कजाकिस्तान के लोग लिटरली कजाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज देखना चाह रहे हैं, जो अगर आता है तो फिर उस कंडीशन में कजाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है जो आज भी रशिया को फेवर करती है वो तो डेफिनेटली चली जाएगी। और कल को अगर कजाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक देश बन जाता है तो कल को कजाकिस्तान के अंदर अगर एक टोटली नई और डिफरेंट लीडरशिप आती है जिसके ऊपर रशिया का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन में कजाकिस्तान के अंदर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। सो इस वजह से ये भी हो सकता है, मतलब हम श्योर नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक एंगल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। सो हो सकता है कि कजाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होने से रोकने के लिए रशियन गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को कजाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करने के बारे में सोचा और एक्चुअली में ट्रूप्स कजाकिस्तान तभी पहुंच सकते थे जब वहां ट्रूप्स की जरूरत लगती और इसी वजह से कजाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन होना भी शुरू हो गए और रशियन ट्रूप्स कजाकिस्तान पहुंच भी गए, जो अब वापस कभी भी नहीं आना। तो दोस्तों ये इस पूरी की पूरी सिचुएशन को लेके एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। आप लोगों को ये पर्सपेक्टिव कैसा लगा और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ वो IND मनी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।